हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए। क्लास खास होने वाली है। आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ में जो भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है वे भी आपको कराते हुए चलेंगे। कॉपी पेंसिल आप साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी आप आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, ब्रज भाषा या प्राकृत भाषा। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो संस्कृत भाषा नहीं होगा, पाली भाषा नहीं होगा, प्राकृत भाषा नहीं होगा। ब्रज भाषा को द्विवेदी जी ने कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली का काफ़ी विकास हुआ है और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण पत्रिका रही है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका महत्वपूर्ण पत्रिका रही है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और सरस्वती पत्रिका का इनके द्वारा संपादन 1903 से 1920 तक इसका संपादन इनके द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। उपयुक्त पंक्ति भारत भारती के किस खंड से ली गई है। वर्तमान खंड, भविष्य खंड, अतीत खंड या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि ये पंक्ति दी गई है भारत भारती के किस खंड से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वर्तमान खंड से नहीं ली गई, अतीत खंड से नहीं ली गई। चौथा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, भविष्य खंड से पंक्तियाँ ली गई है। इसमें कहा गया है कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। ये पंक्ति भविष्य खंड से ली गई है। भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा 1912 में की गई। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। 1912 में भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती की रचना 1912 में की गई। भारत भारती पर मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया भारत भारती रचना पर। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। इन्होंने उपनाम मधुप उपनाम से भी रचनाएं की है। मधुप उपनाम से भी इनके द्वारा रचनाएं की गई है। और भारत भारती जो रचना रही है इनकी, इसमें मूल रूप से मुख्य 3 खंड है, जो वर्तमान खंड, अतीत खंड और भविष्य खंड। इन 3 खंडों में विभाजित है ये भारत भारती इनकी रचना। भारत भारती रचना को आधुनिक युग की गीता भी कहा है उमाशंकर जोशी के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आप नोट करते ही चलेगा। आज की क्लास में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसलिए आज की क्लास आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। तो आप ये पॉइंट नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मूक नायक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 1930, 1920, 1927 या 1928। आपके यहाँ पर पूछा गया है मूक नायक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1930 नहीं होगा, 1927 नहीं होगा, 1928 नहीं होगा। 1920 में मूक नायक पत्र का प्रकाशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 1920 में इसका प्रकाशन किया गया था। 1930 में इनके द्वारा जनता का प्रकाशन किया गया। 1927 में बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया और 1928 में समता का प्रकाशन किया गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत या पथिक। यहाँ पर आपको ध्यान रखते चलना है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना इनमें से नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। साकेत भी इनके द्वारा रचित रचना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पथिक इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा 1920 में पथिक की रचना की गई। किनके द्वारा की गई? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा
1920 में पथिक की रचना की गई। वहीं मैत्री शरण गुप्त के द्वारा जयद्रथ वध की रचना 1910 में की गई। 1910 में जयद्रथ की रचना मैत्री शरण गुप्त के द्वारा की गई। भारत भारती की रचना 1912 में इनके द्वारा की गई। वहीं साकेत की रचना 1931 में मैत्री शरण गुप्त के द्वारा की गई। भारत भारती रचना पर इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया मैथिली शरण गुप्त को। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं है। इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार प्रियता, लाक्षणिकता या प्रबंधात्मकता। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन कौन सी विशेषताएं द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 ए और डी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 बी और सी। आपको बताने की कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर द्विवेदी युगीन कविता की है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, इतिवृत्तात्मक ये भी इसकी विशेषता रही है, और प्रबंधात्मक ये 2 विशेषताएं इसकी रही है। श्रृंगारिकता और लाक्षणिकता ये इसकी विशेषताएं नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और डी कौन से ऑप्शन में यहाँ पर होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ए और डी, इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है। यहाँ पर द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में एक कथन कहा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथन किसका है। डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपना आंसर देते ही चलेगा, ये महत्वपूर्ण कथन किसका है बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन नहीं है, जयशंकर प्रसाद का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ये महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, सूरदास इनके द्वारा रचित रचनाएं। चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूरदास। वही डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं वनमाला, छंदमयी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वनमाला, छंदमयी, छंदमयी। वही जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, झरना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। झरना, आंसू, आंसू। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल, कुटुज इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अशोक के फूल, अशोक के फूल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी यहाँ पर तैयारी से वंचित रह जाते, उन बच्चों तक भी ये वीडियो जरूर पहुँचाए, ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। चलिए अब देख लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, प्रबंध, मुक्तक, प्रगति, परगीत, प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। आपको बताना है कि कौन सी द्विवेदी युगीन यहाँ पर काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक विकास, तो ये द्विवेदी युग में हुआ है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रबंध, मुक्तर, प्रगीत, प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, तो ये भी इसकी प्रवृत्ति रही है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, ये भी इसकी प्रवृत्ति रही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही, हास्य व्यंग्य पूर्ण कविता की प्रचुरता, ये द्विवेदी युगीन काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है। हास्य व्यंग्य रचनाएं आपको भारतेंदु युग में देखने को मिले। बंदर सभा, बकरी विलाप, ये भारतेंदु जी की हास्य व्यंग्य रचनाएं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है। अंबिका दत्त व्यास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि
इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अंबिका दत्त व्यास हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा। ये पंक्ति श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं एकांतवासी योगी, एकांतवासी एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं। अंबिका दत्त व्यास की महत्वपूर्ण रचनाएं पावस पचासा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं रंग में भंग इनके कई बार एग्जाम में ये रचना पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरिओद, श्रीधर पाठक। अपना आंसर देते हुए चलेगा कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। समालोचना दर्श के शीर्षक एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पद्यात्मक अनुवाद इनके द्वारा किया गया 1897 में इनके द्वारा किया गया है। वहीं अगर वियोगी हरि की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, प्रेम शतक वियोगी हरिओद की महत्वपूर्ण रचनाएं वैदेही वनवास। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं वनाष्टक। तो ये भी जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है ये भी हम आपको कराते हुए चल रहे हैं, इसलिए आज ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप ये पॉइंट भी नोट करते हुए चलेगा, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। अशोक के फूल, नील देवी, नैषधि चरिचर्चा, चिता के फूल। आंसर दीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, अशोक के फूल ये इनकी रचना नहीं है, नील देवी इनकी रचना नहीं है, चिता के फूल इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं नैषधि चरिचर्चा, अशोक के फूल ये महत्वपूर्ण रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। नील देवी भारतेंदु युग का नामकरण भी भारतेंदु के नाम पे हुआ है और हिंदी गद्य का पिता में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी, ये भी कई बार एग्जाम में रचना पूछी गई। रामवृक्ष बेनीपुरी, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारत रचना जो मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना रही है, आपको बताना है कि उसमें किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना, ये दैत्य भावना। अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रेम भावना इनकी रचना में नहीं देखी गई, भक्ति भावना नहीं होगा, दैत्य भावना नहीं होगा। राष्ट्रीयता की भावना इनकी भारत भारती रचना में देखी गई है। इसी पर महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना रही है ये मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी इन्हें कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। इसकी रचना इनके द्वारा 1912 में की गई। प्रेम भावना रीतिकाल में देखने को मिली है और भक्ति भावना भक्ति काल में देखने को मिली है। भक्ति काल को जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ये कथन आपको बताना है कि किसका है। रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में देखने को यह मिलता है। आपको बताना है कि ये किस में देखने को मिलता है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रामधारी सिंह दिनकर में नहीं मिलता, श्रीधर पाठक हमारा आंसर नहीं होगा, जगन्नाथ दास आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, मैथिली शरण गुप्त में ये भावना देखने को मिलती है। भक्ति काल में जैसा ग्रस्त जीवन और सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त में देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। यशोधरा कई बार इनके एग्जाम में रचना पूछी गई है। यशोधरा, साकेत, साकेत भी एग्जाम में इनकी पूछी गई है। भारत भारती, पंचवटी, पंचवटी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं उर्वशी, हुंकार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। उर्वशी कई बार एग्जाम में इनकी पूछी गई है। हुंकार ये भी एग्जाम में पूछी गई। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं वनाष्टक, एकांतवासी योगी, वनाष्टक, एकांतवासी योगी। वही जगन्नाथ दास रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचनाएं समालोचना 10, समालोचना, लोचना दर्श इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं होगा, श्रीधर पाठक नहीं होगा, रामनरेश त्रिपाठी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर चौथा हमारा सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, नाट्यशास्त्र, निजदीय चरित्र चर्चा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, विचार विमर्श। वही जगन्नाथ दास रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हिंडोला, गंगा लेरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। गंगा लेरी, गंगा लेरी। वही श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा। रामनरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचनाएं पथिक, मिलन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पथिक, मिलन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त पंक्ति काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? यहाँ पर पंक्ति दी गई है और आपसे ये पूछा है कि ये महत्वपूर्ण पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? उद्धव शतक, जयद्रथ वध, एकांतवासी योगी, वैदेही वनवास। अपना आंसर देते ही चलेगा कि ये किस ग्रंथ में पंक्ति लिखी गई है कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, उद्धव शतक हमारा आंसर नहीं होगा, एकांतवासी योगी नहीं होगा, वैदेही वनवास नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण पंक्ति जयद्रथ वध से ली गई है। जयद्रथ वध रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचनाएं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचनाएं। वही एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की महत्वपूर्ण रचनाएं। हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। अगर आपने पिछले यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो छायावादी युग नहीं होगा, प्रगतिवाद युग नहीं होगा, भारतेंदु युग नहीं होगा। तो इतिवृत्तात्मक जो प्रमुख विशेषता रही है वो द्विवेदी युग की रही है। द्विवेदी युग का जो समय माना गया है वो 1900 से 1918 का समय द्विवेदी युग का माना गया है। छायावाद का युग का समय माना गया है 1920 से 1936, छायावाद युग। वही प्रगतिवाद युग का समय 1936 से 1943 का समय यहाँ पर प्रगतिवाद युग का माना गया है। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 का समय भारतेंदु युग का माना गया है। अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग यहाँ पर नामकरण किया है और अलग अलग ही यहाँ पर समय सीमा बताई है, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय सीमा सही माना जाता है। तो आप ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। छायावादी युग 1920 से 1936,
प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 और यहाँ पर द्विवेदी युग 1900 से 1918, भारत हिंद युग 1850 से 1900 की इसकी समय सीमा मानी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। आप हमें ज़रूर बताएं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो भी हम हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर पसंद आ रहा है तो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हमें भी ये पता चल सके कि हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 16वां क्वेश्चन। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर है मुकुटधर पांडे, ये सर्वश्रेष्ठ द्विवेदी युग के परगीतकार माने जाते हैं। मुकुटधर पांडे की महत्वपूर्ण रचनाएं कानन कुसुम, पूजा के फूल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कानन कुसुम, कानन कुसुम, पूजा के फूल। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं भारत भारती, भारत भारती की रचना इनके द्वारा 1912 में की गई। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी। वही श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं गुणवंत हेमंत, गुणवंत हेमंत। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वप्रथम किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है। निबंधकार रूप में, प्रबंधकार रूप में, परगीतकार रूप में या मुक्तकार रूप में। आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का काव्य यहाँ पर विकास सर्वप्रथम किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो निबंधकार हमारा आंसर नहीं होगा, परगीतकार नहीं होगा, मुक्तकार नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से प्रबंधकार के रूप में इनका विकास सर्वप्रथम साहित्य इनके रूप में देखने को मिलता है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाओं की बात करें, रंग में भंग, रंग में भंग, इसकी रचना इनके द्वारा 1909 में की गई। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं किसान, किसान की रचना इनके द्वारा 1917 में की गई। वही द्वापर की रचना 1936 में इनके द्वारा की गई। वही यशोधरा की रचना 1932 में इनके द्वारा की गई। यशोधरा की रचना इनके द्वारा 1932 में की गई। भारत भारती की रचना इनके द्वारा 1912 में की गई। भारत भारती की रचना इनके द्वारा 1912 में की गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे। इनकी रचनाएं की बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो भारत भारती की रचना इनके द्वारा 1912 में की गई। यशोधरा की 1932 में की गई। किसान की रचना इनके द्वारा 1917 में की गई। वही द्वापर की रचना 1936 में की गई। और यहाँ पर जयद्रथ इनकी एक और रचनाएं जयद्रथ वध, उसकी रचना इन्होंने 1910 में की। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सी इनकी रचना नायिका प्रधान रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये नायिका प्रधान रचना नहीं है। इसकी रचना इनके द्वारा 1923 में की गई। पंचवटी की रचना इनके द्वारा 1923 में की गई। वहीं साकेत की यहाँ पर बात करें तो 1931 में साकेत की रचना की गई। 1931 में साकेत की रचना की गई। यशोधरा की रचना इनके द्वारा 1932 में की गई। 1932 में यशोधरा की रचना की गई। विष्णुप्रिया की रचना 1957 में इनके द्वारा की गई। साकेत की अगर यहाँ पर बात करें तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में इसमें मिलता है। वहीं यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का नायिका के रूप में इसमें वर्णन मिलता है। विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में इसमें वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार इनकी पंचवटी रचना नायिका प्रधान रचना नहीं है। तो आप यहाँ पर भी जो भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आपसे डीप में भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर तो भी आप अपना आंसर यहाँ पर करके ले जाओगे, अगर आपने क्लास को ध्यान से लिया है। तो फ्रेंड्स आप क्लास को बड़े ध्यान से देखते चलिए, जो भी बारीक बारीक पॉइंट है वो भी हम आपको यहाँ पर कराते हुए चल रहे हैं।
जो भी आपको इधर उधर से भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया बारीकी से भी, तो भी आप अपना आंसर यहाँ पर कर ले जाओगे अगर आपने क्लास को ध्यान से देख लिया है। तो चलिए क्लास में बने रहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राय कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो श्याम सुंदर दास हमारा आंसर नहीं होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं होगा, राय कृष्ण दास नहीं होगा। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं उद्धव शतक, गंगा लेरी, हिंडोला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। उद्धव शतक, उद्धव शतक, गंगा लेरी, गंगा लेरी। वहीं श्याम सुंदर दास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं भाषा रहस्य, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भाषा रहस्य, भाषा रहस्य। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, कई बार एग्जाम में पूछा गया, उसने कहा था। वही राय कृष्णदास की महत्वपूर्ण रचनाएं भावुक, साधना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भावुक, साधना भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां क्वेश्चन है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई है, आपको पूछा गया है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं होगा, हरिओद नहीं होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की। भारत भारती पर महात्मा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। वहीं राम वृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचनाएं माटी की मूर्ति, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, माटी की मूर्ति। वही हरिओद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की ओर। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो श्याम सुंदर दास नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये लिखा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये स्त्रियों के ऊपर ये इसमें लिखा है। श्याम सुंदर दास जी की महत्वपूर्ण रचना है वनिता विनोद, वनिता विनोद। वही रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, कई बार एग्जाम में रचना पूछी गई। संस्कृति के 4 अध्याय। वही मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ जाते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। उद्धव शतक किससे संबंधित है? हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर। आपको यहाँ पर रचना दी गई है उद्धव शतक। आपसे पूछा गया है कि महत्वपूर्ण रचना किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा हरिओद नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, ये महत्वपूर्ण रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर के दो यहाँ पर इनके उपनाम की भी यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उपनाम से उर्दू में किस उपनाम से रचनाएं की? तो जकी उपनाम से इनके द्वारा रचनाएं की गई। जकी उपनाम से इनके द्वारा उर्दू में रचनाएं की गई। ब्रज भाषा का टेनिसन भी इन्हें कहा गया है श्याम सुंदर दास के द्वारा। ब्रज भाषा का टेनिसन, ब्रज भाषा का टेनिसन भी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया है।
श्याम सुंदर दास जी के द्वारा इन्हें ब्रजभाषा का टेनिसन भी कहा गया है। जकी उपनाम से ये उर्दू में रचनाएं किया करते थे। हरिओत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चोखे चौपदे। वही मैथिली शरणगुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं यशोधरा, साकेत, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। साकेत। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं रेणुका, हुंकार, उर्वशी। रेणुका, हुंकार, ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई, तो आप इन्हें सभी को नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां क्वेश्चन है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरणगुप्त ने किस उपनाम से किया है? त्रिशूल, जकी, मधुप या कलाधर? यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरणगुप्त ने किस उपनाम से किया गया है? यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त का उपनाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो त्रिशूल नहीं होगा, जकी नहीं होगा, कलाधर नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। मैथिली शरणगुप्त ने मधुप उपनाम से माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किया है। वहीं यहाँ पर त्रिशूल उपनाम किसका था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। वही जकी उपनाम यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। वही कलाधर उपनाम जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने कलाधर उपनाम से भी रचनाएं की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। जकी उपनाम से यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर, त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद और मधुप उपनाम से मैथिली शरणगुप्त ने रचनाएं की है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां क्वेश्चन है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से किया करते थे? कवि सम्राट, रसिकेंद्र राष्ट्रकवि, साहित्य सुधाकर या त्रिशूल? अपना आंसर दीजिए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से किया करते थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्र प्रेम की कविताएं किया करते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम पच्चीसी, कृषक क्रंदन, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई। राष्ट्रीय वीणा भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन। कवि राष्ट्र अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रसिकेंद्र या राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरण गुप्त। साहित्य सुधाकर नाथूराम शंकर शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर शर्मा शंकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कवि सम्राट के उपनाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रसिकेंद्र या राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, साहित्य सुधाकर नाथूराम शर्मा शंकर, त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो आप यहाँ पर देख सकते हो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 25वां क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया या भारत भारती? यहाँ पर आपको पूछा गया क्वेश्चन में मैथिली शरणगुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया, भारत भारती? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यशोधरा हमारा आंसर नहीं होगा, साकेत नहीं होगा, विष्णुप्रिया नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, भारत भारती इनकी लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ रहा है। भारत भारती पर राष्ट्रकवि की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। राष्ट्रकवि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत भारती की रचना 1912 में इनके द्वारा की गई। यशोधरा की रचना 1932 में इनके द्वारा की गई। साकेत की रचना इनके द्वारा 1931 में साकेत की रचना की गई। विष्णुप्रिया की रचना इनके द्वारा 1957 में विष्णुप्रिया की रचना की गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से यहाँ से बन रहे। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 26वां क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या हरिओद? आपको यहाँ पर बताना है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है?
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, मैत्रेयी गुप्त नहीं होगा, हरिवंश जी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर से बाबू बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा गया है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की महत्वपूर्ण रचना की यहाँ पर बात करें, शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू का चिट्ठा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। बंगवासी इनकी महत्वपूर्ण बंगवासी भाषा गढ़ने की टकसाल भी कहा गया है इनकी बंगवासी इनकी रचना को। इनकी पत्रिका रही है भारत मित्र। इनकी पत्रिका रही है भारत मित्र और बंगवासी। बंगवासी पत्रिका को भाषा गढ़ने की टकसाल भी कहा गया है। भाषा गढ़ने की टकसाल भी कहा गया है। वही जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कामायनी। मैत्रेयी शरणगुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं साकेत, यशोधरा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं साकेत। हरिवंश जी की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रिय प्रवास। तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला जीवनी किसकी है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि हिंदी कोविद रत्नमाला जीवनी किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर है श्याम सुंदर दास। ये जीवनी है श्याम सुंदर दास जी की। श्याम सुंदर दास जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कल्पलता, कुटुज, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामनरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर पथिक। महावीर प्रसाद द्विवेदी रसज्ञ रंजन। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 28वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा गया है? ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी सुधारवाद के प्रवर्तक थे। इनमें सभी कवि सुधारवादी थे। इस युग में काव्य और भाषा के सुधार की प्रवृत्ति मुख्य थी। आपको बताना है यहाँ पर द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है, ये भी आपको हमें बताना है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सुधारवाद के प्रवर्तक थे, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इनमें सभी कवि सुधारवादी थे, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से इस युग में काव्य और भाषा में सुधार की प्रवृत्ति मुख्य थी, इसलिए इसे जागरण सुधार काल कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा इसे जागरण सुधार काल कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? बाला बोधनी, कविवचन सुधा, सरस्वती या ब्राह्मण। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बाला बोधनी हमारा आंसर नहीं होगा, कविवचन सुधा नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 तक किया है। और वहीं यहाँ पर अगर भारतेंदु युग का जो समय माना जाता है वो 1850 से यहाँ पर 1900 ईस्वी का समय माना जाता है। तो इस प्रकार सरस्वती पत्रिका एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है द्विवेदी युग की, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे। वहीं यहाँ पर अगर बाला बोधनी यहाँ पर पत्रिका की यहाँ पर बात करें तो भारतेंदु युग की पत्रिका रही है कविवचन सुधावी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। तो ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे गए। सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 30वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के प्रथम 1 वर्ष के संपादन करने में संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? बाबू श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के प्रथम 1 वर्ष के संपादन करने में संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बाबू श्याम सुंदर दास भी शामिल थे, तो ये भी ऑप्शन होगा। किशोरी लाल गोस्वामी ये भी शामिल थे, ये भी ऑप्शन होगा। और राधा कृष्ण दास भी थे, तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर से उपरोक्त सभी, ये सभी इसके संपादक मंडल में शामिल थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम पहले वर्ष में 1900 से 1901 तक 1 वर्ष तक इसके संपादक मंडल में 5 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें कार्तिक प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास, ये इनमें शामिल थे इसके संपादक मंडल में। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण पत्रिका रही है वो सरस्वती पत्रिका रही है। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे 31वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक का विश्वकोश कहा है? बालाबोधनी, ब्राह्मण, सरस्वती या आनंद कादम्बिनी। आपको यहाँ पर पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक का विश्वकोश कहा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बालाबोधनी हमारा आंसर नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा, आनंद कादम्बिनी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1903 से 1920 तक इसके संपादक ये रहे हैं। वही बालाबोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालाबोधनी पत्रिका इनकी स्त्री शिक्षा पर आधारित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका बालाबोधनी स्त्री शिक्षा पर यहाँ पर आधारित है। वही ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। वही आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियां कौन सी है? इतिवृत्तात्मकता, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, तीनों काव्यों की रचना, राष्ट्रीयता की भावना में मानवतावादी दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियां कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, इतिवृत्तात्मकता ये भी इसकी प्रवृत्ति रही है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, तीनों काव्यों की रचना इसमें की गई, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा। राष्ट्रीयता की भावना में मानवतावादी दृष्टिकोण ये भी इसमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हमारा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 33वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताई गई हिंदी की पहली कहानी इंदुमती 1900 में किस पत्रिका में छपी थी? कविवचन सुधा, हंस, सरस्वती या समालोचना दर्श। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी पत्रिका 1900 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताई गई हिंदी की पहली कहानी इंदुमती 1900 में किस पत्रिका में छपी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो कविवचन सुधा हमारा आंसर नहीं होगा, हंस नहीं होगा, समालोचक नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, सरस्वती पत्रिका में ये पत्रिका छपी थी, जिसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसका संपादन यहाँ पर 1903 से 1920 तक किया गया। वही कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक भी नहीं कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं बंदर सभा, बकरी विलाप, नील देवी, राजा हरिश्चंद्र इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, भारत दुर्दशा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही हंस पत्रिका का संबंध प्रेमचंद जी से है। प्रेमचंद। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां क्वेश्चन है हमारा, देशभक्त वीरों कहने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर। आपको यहाँ पर बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई कि देशभक्त वीरों, यहाँ पर देशभक्त वीरों
मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है, यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति नहीं है, नाथूराम शर्मा शंकर जी के द्वारा ये पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी गई। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर भारत भारती, द्वापर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, द्वापर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की चोखे चौपते इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, एग्जाम में पूछी गई है इनकी रचनाएं चोखे चौपते। राम नरेश त्रिपाठी ग्राम्य गीत पथिक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ग्राम्य गीत, ये भी आप नोट करते ही चलेगा, ग्राम्य गीत। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, श्रीधर पाठक। आपको ये बताना है कि महत्वपूर्ण रचना काव्य कुब्ज अबला किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से यह महत्वपूर्ण रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी नवरत्न विचार विमर्श इनकी महत्वपूर्ण रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है विचार विमर्श, विचार विमर्श इनकी महत्वपूर्ण रचना है विचार विमर्श। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी। दिनकर जी की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाओं की बात करें, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, कुरुक्षेत्र। वहीं श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं वनाष्टक, एकांतवासी योगी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, वनाष्टक। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इतना प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि एक ही क्वेश्चन में आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर हम करा रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और भी बच्चों का इसमें भला हो सके। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 36वां क्वेश्चन। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करण पढ़व गा छूटी, बटवन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहू दूहत माँ टूटी। ये किसकी पंक्ति है? राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी की पंक्ति ये नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, रसज्ञ रंजन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, विचार विमर्श, विचार विमर्श, विचार विमर्श, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं बनाम गुलाब, ये कई बार एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई है, गेहूं बनाम गुलाब मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अशोक के फूल, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अशोक के फूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, चिंतामणि, सूरदास। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। और जो हमने ये क्वेश्चन कराए ये सभी एग्जाम में यहाँ से पूछे गए, तो आप इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आज की क्लास में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हो आप उन्हें नोट करते ही चलेगा। जब आपका एग्जाम होगा तब आपको रिवाइज करने में आपको इससे यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है, तो आप इसे ज़रूर नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 37वां क्वेश्चन है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्ति किसकी है। कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी से ने जना है भरत सा भाई। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, कुलपति मिश्र या श्रीधर पाठक। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हरिओद हमारा आंसर नहीं होगा, कुलपति मिश्र नहीं होगा, श्रीधर पाठक नहीं होगा। मैथिली शरण के द्वारा इन पंक्ति की रचना की गई है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं साकेत, भारत भारती, द्वापर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, साकेत, द्वापर,
मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। हरिऔध जी की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रिय प्रवास तो कई बार इनका ये पूछा गया है, प्रिय प्रवास। वही कुलपति मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं। रस रहस्य, रस रहस्य। श्रीधर पाठक, एकांतवासी योगी, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 38वां क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ रचनाएं दी गई और उनके रचनाकार दिए गए, आपको इन्हें सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको एक भी यहाँ पर रचनाकार की यहाँ पर रचना पता है तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर करके ले जाओगे। यहाँ पर नए जमाने की मुकरी, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। जयद्रथ वध मैंने अभी आपको बताया, तो मैथिली शरण गुप्त। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर और वैदेही वनवास हरिऔध जी की रचनाएं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का यहाँ पर क्या होगा, जयद्रथ वध। ये किसकी रचनाएं है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, तो दूसरे का हमारा डी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का सी, तो एक दूसरा ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, ए का सी दूसरे का डी, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती हिलाकर नींद भगा दे, व्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ आग लगा दे, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास, श्रद्धा राम फिल्लोरी, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई है और आपको बताना है इन पंक्तियों के रचनाकार यहाँ पर कौन है। कि धरती हिलाकर नींद भगा दे, व्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ आग लगा दे। आपको यहाँ पर लाग लगा दे, यहाँ पर आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्तियों के रचनाकार यहाँ पर कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो श्याम सुंदर दास हमारा आंसर नहीं होगा, श्रद्धा राम फिल्लोरी नहीं होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई है। और ये कहाँ से ली गई है? स्वदेश संगीत से इनकी पंक्तियाँ ली गई है। मैथिली शरण गुप्त स्वदेश संगीत से ये पंक्तियाँ ली गई। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है यशोधरा, भारत भारती, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भारत भारती पर महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। श्याम सुंदर दास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भाषा रहस्य। वहीं श्रद्धा राम फिल्लोरी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। सत्यामृत प्रवाह। वही जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक, हिंडोला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना इनमें से नहीं है। चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, रसिक रहस्य, समालोचना दर्श। अपना आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें, चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं, प्रिय प्रवास भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, रसिक रहस्य भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, समालोचना दर्श इनकी रचना नहीं है। समालोचना दर्श जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 41वां क्वेश्चन है, दिनकर जी का प्रबंध काव्य महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र या रश्मिरथी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिनकर जी का प्रबंध काव्य महाभारत के शांति पर्व से कौन सा इनका प्रभावित है। उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र या रश्मिरथी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उर्वशी नहीं होगा, यहाँ पर हुंकार नहीं होगा, रश्मिरथी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, कुरुक्षेत्र। उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी ये भी दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। कई बार ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 42वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, निराला या पंत। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, निराला नहीं होगा और पंत जी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ
श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हारे को हरिनाम, जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, अजातशत्रु, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कामायनी। वहीं निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं राम की शक्ति पूजा, कई बार एग्जाम में पूछी गई। राम की शक्ति पूजा। वहीं पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं युगवाणी, ग्राम्य, गुंजन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं युगवाणी। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 43वां क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पर बात करें, इनकी महत्वपूर्ण दर्शन है प्रत्यभिज्ञ दर्शन। वहीं निराला जी के दर्शन की बात करें वेदांत दर्शन। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बारीकी से, अगर यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछ लिया तो आप यहाँ पर कर ले जाओगे। सुमित्रानंदन पंत का यहाँ पर दर्शन की बात करें तो अरविंद दर्शन, जयशंकर प्रसाद प्रत्यभिज्ञ दर्शन, वहीं निराला वेदांत दर्शन और महादेवी वर्मा तो बौद्ध दर्शन। तो इनका चारों का दर्शन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 44वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित है? सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा या निहार? अपना आंसर देते ही चलेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कृति में महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सांध्य गीत हमारा आंसर नहीं होगा, दीपशिखा नहीं होगा, निहार नहीं होगा। यामा में इनकी संपूर्ण कविताएं संकलित है। यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यामा की रचना इनके द्वारा 1940 में की गई और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1982 में इसी रचना पर यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांध्य गीत की रचना इनके द्वारा यहाँ पर 1936 में की गई। दीपशिखा की रचना इनके द्वारा 1942 में की गई। वहीं निहार की रचना 1930 में इनके द्वारा की गई। आधुनिक युग की मीरा भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 45वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? छायावाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद युग? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर छायावाद युग, रोमांटिसिज्म, यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से ये प्रभावित है। छायावाद का अगर यहाँ पर समय सीमा तो 1918 से 1936 का समय छायावाद का यहाँ पर माना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। वहीं भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है। प्रगतिवाद युग के महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाकार है नागार्जुन जी, केदारनाथ अग्रवाल महत्वपूर्ण यहाँ पर कवि रहे हैं प्रगतिवाद युग के। रोमांटिसिज्म का हिंदी में अनुवाद है स्वच्छंदतावाद। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। स्वच्छंदतावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है, स्वच्छंदतावाद शब्द का। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे 46वां क्वेश्चन है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है? युगांत, राम की शक्ति पूजा, झरना, वेणु लो गूंजे धरा? अपना आंसर देते ही चलेगा। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो युगांत हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर राम की शक्ति पूजा नहीं होगा, वेणु लो गूंजे धरा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से झरना कृति को
छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। झरना की रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा 1918 में की गई। यह नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा कहा गया है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। वही युगांत यहाँ पर बात करें तो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद के अंत का घोषणा पत्र युगांत रचना को कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। वेणुलो गुंजे धरा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झरना कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। वही युगांत रचना को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा एग्जाम में पूछी गई निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। वेणुलो गुंजे धरा ये भी एग्जाम में पूछी गई माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है झरना। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 47वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? उपन्यास संग्रह, कहानी संग्रह, संस्मरणों का संग्रह, नाटक संग्रह। आपको यहाँ पर बताना है संस्मरणों का संग्रह। अपना आंसर देते हुए चलेगा। अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उपन्यास संग्रह नहीं है, कहानी संग्रह नहीं है, नाटक नहीं है। संस्मरणों का संग्रह क्या है? अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण रचनाएं अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं निहार, गिल्लू, नीलकंठ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। दीपशिखा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। 4 स्तंभों में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। दीपशिखा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दीपशिखा, गिल्लू, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 48वां क्वेश्चन है, रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। यह किसके लिए कहा गया है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या छायावाद युग। आपको बताना है कि रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। यह किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो द्विवेदी युग हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा, भारतेंदु युग नहीं होगा, प्रगतिवाद युग नहीं होगा। तो ये कहा गया है छायावाद युग के लिए। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये कथन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। आपको यहाँ पर बताना है कि किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जयशंकर प्रसाद हमारा आंसर नहीं होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं होगा, सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, नीलकंठ, गिल्लू इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। यहाँ पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वही जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं अणिमा। वही सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं गुंजन, पल्लव, वीणा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वीणा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कामायनी में कितने सर्ग है? 8, 10 या 15 इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कामायनी में कितने सर्ग है और ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 8 हमारा आंसर नहीं होगा, 10 नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, 15 कामायनी में 15 सर्ग है। कामायनी रचना जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य रहा है। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य रहा है और 15 इसमें सर्ग है। कौन कौन से सर्ग है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद सूत्र। ये क्या है? इसमें 15 इसके क्या है? सर्ग है और ये एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने एक अच्छा प्रयास करने यहाँ पर यहाँ पर कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम दे पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।